नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली डेवलपर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। वीकली डेवलपर न्यूज एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज़ लेकर के आता हूं, न्यूज या खबरें लेकर के आता हूं। तो यदि आपको मेरे बताए हुए ये न्यूज़ खबरें पसंद आती हैं या इनसे आपको कोई फायदा होता है या आप कुछ नया सीखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए इस हफ्ते की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं आज के पहले समाचार से। आज का पहला समाचार टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स का मिक्सचर है। समाचार ये है, वर्ज की तरफ से है, theverge.com जो एक टेक्नोलॉजी न्यूज़ की वेबसाइट है, वहां पर यह समाचार डाला है। समाचार यह है कि यूएस के एक सेनेटर हैं, नाम इनका है आई थिंक सिंथिया लुमिनस करके कुछ है इनका नाम। इन्होंने क्या किया है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई बिल है जो कि ये सेनेट में पेश करने वाली है, उस बिल को इन्होंने सीधे के सीधे गिटहब पे पब्लिश कर दिया है और ये डाला है कि भैया आप सिविल कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म दीजिए इस बिल के ऊपर, आपको क्या लगता है, आप अपने ओपिनियन, अपने कमेंट्स जो हैं इस बिल के ऊपर डालिए। उसके बाद इनको कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी का कोई बिल है, यूएस में ये जो है सेनेट में ले जाने वाली है। इसमें बेसिकली आपके जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको लीगलाइज करने से रिलेटेड कुछ उस टाइप का डिटेल है। बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता कि ये बिल किस तरीके का है। मैं न्यूज़ आर्टिकल का लिंक ऑफ कोर्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मेरे को सोचने पे थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि हमारे इंडिया में भी क्या इस तरह हो सकता है कि गिटहब पर आप बिल पोस्ट करें जिस पर कि लोग कमेंट और अपने जो हैं प्रतिक्रिया वगैरह जो है दे सके, इश्यूज रेज करें। ऑफ कोर्स कोई बिल जो है उसकी सारी डिटेल जो है वो गिटहब पर डाल दो, उसके बाद उसके रिलेटेड इश्यूज रेज करो। ऑफ कोर्स उसमें कमिट नहीं कर सकते आप, रीड ऑनली जो है रिपोजिटरीज बना सकते हो। ये डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स का अच्छा मिक्सचर है। और आपको क्या लगता है, अगर इंडिया में ऐसा कोई करेगा तो कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो कि इंडिया में ये कर सकता है कि गिटहब पर कोई जो संसद में कोई बिल डालना हो, कुछ भी डालना हो, वो गिटहब पर ये चीज उसके बारे में पोस्ट करे। अगली न्यूज माइक्रोसॉफ्ट की है। तो ऑफ कोर्स भाई, डेवलपर न्यूज हो और माइक्रोसॉफ्ट का न्यूज ना आए तो ये कैसे हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एंटीवायरस प्रोडक्ट है, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस प्रोडक्ट, उसका नाम डिफेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर करके है। अभी उन्होंने रिसेंटली उसको जो है हर जगह पे लॉन्च किया है। उसका मतलब डिफेंडर मोबाइल ऐप बनाया है, डिफेंडर विंडोज डेस्कटॉप पे ऑलरेडी अवेलेबल है और ऑफिस 365 में भी ये लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का एक्सेस दे रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस है जो कि मालवेयर वगैरह सब कुछ डिटेक्ट करता है। और पहले बाय डिफॉल्ट विंडोज में डिफेंडर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होता था, अब शायद ये अभी भी इंप्लीमेंटेड होगा, लेकिन अब ये मोबाइल वगैरह के लिए भी इन्होंने इसको रिलीज कर दिया है और शायद ये लाइसेंस्ड भी बेच रहे हैं। जैसे एंटीवायरस बेचा जाता है वैसे ओएस के साथ ये एंटीवायरस भी अलग से बेच रहे हैं। इसके बारे में एक इशू आया है, डिफेंडर का इशू है। इशू ये है कि डिफेंडर जो है वो इंटेल के सिस्टम्स पर बहुत ही ज्यादा मेमोरी या प्रोसेसर के जो साइकिल्स है उनको हॉग कर रहा है और स्पेशली ये इंटेल चिपसेट्स के साथ ही हो रहा है और मोर स्पेसिफिक, टू बी मोर स्पेसिफिक, इंटेल के i3 प्रोसेसर के साथ ही हो रहा है। आप सोचो कि इन माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं चाहता कि आप कोई सस्ता वाला लैपटॉप यूज करो या डेस्कटॉप यूज करो, क्योंकि i3 ऑफ कोर्स इसका इंटेल का जो है वो सबसे सस्ता प्रोसेसर है। आपको जो सबसे सस्ते जो आपके 30,000 तक के जो लैपटॉप्स आते हैं, 30 से 35-40 हज़ार तक के जितने भी लैपटॉप्स आते हैं या डेस्कटॉप अगर आप 20-25 हज़ार में बनाने जाओगे तो जो सबसे बेस लेवल का जो प्रोसेसर है, ऑफ कोर्स सेलेरॉन जो है वो सबसे ज़्यादा बेस लेवल वाला है, लेकिन ये i3 जो है एक अच्छे लेवल का बेस जैसे कहते हैं, मतलब जो i सीरीज का जो सबसे बेस लेवल का है प्रोसेसर, दैट इज कोर i3 प्रोसेसर। कोर i3 प्रोसेसर में सबसे ज्यादा मेमोरी हॉग करता है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। इसके कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि सीपीयू के बहुत सारे साइकिल्स के मेमोरी हॉग करते हैं और ये i3 में सबसे ज्यादा होता है, i5 i7 में भी होता है। ये चीज हालांकि मैंने अपने लैपटॉप में फेस नहीं किया फ्रैंकली स्पीकिंग, और वैसे मैं डिफेंडर उतना रेगुलरली चलाता भी नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है कि एंटीवायरस जो है वो मेमोरी हॉग करते हैं, तो मैं हमेशा एंटीवायरस नहीं चलाता हूं। टिपिकली दिन में एक बार जब लैपटॉप बंद करना हो उससे पहले, और कहते कि उसके बाद
मतलब डेली एक बार चला लेता हूं और उसके बाद स्विच ऑफ कर देता हूं। स्विच ऑफ इन द सेंस कि उसको प्रोसेस को ही किल कर देता हूं। अदरवाइज अगर कोई भी एंटीवायरस या इस तरह कोई भी कंटिन्यूअस रनिंग प्रोसेस जो है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो सीपीयू वगैरह तो खाएगा ही, मेमोरी तो लेगा ही, वो अपनी मेमोरी अपनी जगह तो लेगा ही। सो इस वजह से मैं इसको किल कर देता हूं। और आइडियल प्रोसेस भी यही होता है कि आप एटलीस्ट दिन में एक बार जो है चला लें, या अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं तो उस एक्सटर्नल डिवाइस को पहले एक बार एंटीवायरस से चेक कर लें। लेकिन खबर यह है कि भैया जो माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर है वो इंटेल सीपीयूज के मामले में बहुत ही तगड़े ढंग से मेमोरी खा रहा है उनकी। राइजन में कह रहे हैं कि राइजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइजन पीसीज में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये बेसिकली कंपनी है एवी कंपैरेटिव्स, हाँ एवी कंपैरेटिव्स करके है, ये एंटी मालवेयर कंपनी है। इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है मई में कि भैया जो एंटीवायरस प्रोग्राम का जो इंपैक्ट होता है सिस्टम पे उसका बताया है, और उसमें ये पता चला है कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है वो सबसे वर्स्ट सिस्टम हॉगर है, और वो सिस्टम को बहुत ही स्लो कर देता है। ओवरऑल स्पेशली इंटेल मशीन्स में ये ज्यादा कर रहा है। सो जिनके पास भी इंटेल मशीन है या जो लेने की सोच रहे हैं तो प्रोबेबली इंटेल का जो है i5 या i7 खरीदे, i3 तो ना ही लो तो अच्छा है। अगली न्यूज मेरे फेवरेट लैंग्वेज सी शार्प की है। तो सी शार्प का जो 6th वर्जन है, सी शार्प 6 जो है या सी शार्प 6 एडिशन जो बोल रहे हैं, उसको एक्मा ने यानी कि ECMA एक्मा ने उसके स्पेसिफिकेशन को, सी शार्प के लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को अप्रूव कर दिया है। अब इसका क्या वैल्यू है या क्या मतलब है इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्मा जो है बेसिकली एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है कि वो स्टैंडर्ड्स अप्रूव करती है। जैसे जावास्क्रिप्ट का जो स्टैंडर्ड है वो उसको बोलते हैं एक्मा स्क्रिप्ट 2022 स्पेसिफिकेशन। सो बेसिकली ये होता है कि जो एक्मा स्क्रिप्ट है इसको, या एक्मा के जो स्टैंडर्ड्स है या स्पेसिफिकेशंस है, वो उन सबको इंप्लीमेंट करना होता है जो भी एक्मा को अप्रूव करते हैं या जो एक्मा को फॉलो करते हैं। एक्मा का फुल फॉर्म जो है ECMA, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में एक्मा बोलते हैं इसको, ECMA, और इसका फुल फॉर्म जो है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है। पहले ये यूरोप में था, 1994 में इन्होंने इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसी को कंपनी के नाम से रजिस्टर कर दिया, दैट इज इक्मा। और ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली लैंग्वेज के स्पेसिफिकेशंस को अप्रूव करती है, स्टैंडर्डाइज करती है। और सी शार्प के 6th एडिशन को यानी 6th वर्जन को, सी शार्प 6 को अभी एक्मा ने अप्रूव किया है। और क्या आपको पता है कि अभी सी शार्प का कौन सा करंट वर्जन चल रहा है और .NET 7 के साथ कौन सा आने वाला है? नहीं पता है तो कमेंट में लिखो, कम्युनिटी सेक्शन में मैं कल न्यूज के साथ ही पब्लिश करूंगा कि सी शार्प का भी कौन सा वर्जन चल रहा है और .NET 7 के साथ कौन सा वर्जन रिलीज होने वाला है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स वो वर्जन जो है वो जिस वर्जन को एक्मा ने अप्रूव किया है उस वर्जन से 3-4 वर्जन आगे है, बिकॉज एक्मा जो है वो ऑलरेडी रनिंग जो सिस्टम्स होते हैं, रनिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं, उन स्पेसिफिकेशंस को ही अप्रूव करती है। जो प्रोडक्शन पे चल रहे होते हैं उनको अप्रूव करती है, वो प्रीव्यू वालों को अप्रूव नहीं करती या आने वालों को अप्रूव नहीं करती। तो रनिंग भी ऐसा वर्जन जो कि कुछ सालों से स्टैंडर्ड हो रखा हो, कुछ सालों से चल रहा हो, उसके ऊपर सिस्टम्स बने हुए हो, इसीलिए सो एक्मा का जो स्टैंडर्ड इन्होंने सी शार्प का अप्रूव किया है, दैट इज उसका नाम रखा है एक्मा 334। एक्मा 334 के नाम से इन्होंने इसको अप्रूव किया है। ऑफिशियली सी शार्प का स्पेसिफिकेशन जो है उसको एक्मा 334 के नाम से अप्रूव किया है। और जो जावास्क्रिप्ट जो 2022 में चल रहा है, विच इज अप्रूव्ड बाय एक्मा, दैट इज एक्मा स्क्रिप्ट 2022। अगली न्यूज बीटा न्यूज वेबसाइट से है। तो उनके हिसाब से दे आर सेइंग कि एक नए रिसर्च में पता चला है 69% CEO जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर को प्रॉपर टेस्टिंग के बगैर जो है वो रिलीज कर देते हैं, और बिना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के यानी बिना टेस्ट किए हुए सॉफ्टवेयर को रिलीज करने की वजह से बिजनेसेस जो हैं वो काफी रिस्क में आ रही हैं। जो ये पता चला है कि रिपोर्ट में पता चला कि 70% जो सॉफ्टवेयर हैं आपके वो बिना प्रॉपर टेस्टिंग के, फुल साइकिल ऑफ टेस्टिंग किए बगैर ही मार्केट में रिलीज कर दिए जाते हैं, और इसकी वजह से उनमें सारी वनरेबिलिटीज आती हैं। तो भैया आप में से कितने लोग जो हैं वो अपने कोड को टेस्ट करते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने तो पहले ही एक्सेप्ट किया हुआ है कि भाई मैं यूनिट टेस्टिंग नहीं करता,
मैं फंक्शनल टेस्टिंग करता हूं थोड़ी बहुत, वो भी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेटेड नहीं होता है, मतलब एटलीस्ट अपने पर्सनल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। कंपनीज में तो भैया सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं और करता हूं, उसके लिए सैलरी मिलती है मेरे को, तो वो तो नहीं कर सकते। दैट इज कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड। इनफैक्ट मेरा ही काम होता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू चेक दैट वेदर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज डन और नॉट। बाई मेरी आई मीन टू से कि आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टू चेक दैट वेदर द सॉफ्टवेयर इज एडहरिंग टू ऑल द पॉलिसीज और डॉक्यूमेंटेशन और नॉट। और वो बनाने का काम भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्किटेक्ट का ही होता है। टेक्निकल पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, जैसे कि आपके ये यूनिट टेस्ट केसेस लिखने हैं कि नहीं, कितने % का आपका कोड कवरेज होगा वगैरह वगैरह। सो 70% जो आपके लोग हैं उनका कहना है कि 70% कोड जो है वो बिना टेस्टेड ही मार्केट में डाल दिया जाता है। आपको क्या लगता है, आप कितने % आपको लगता है कि कितने % जो सॉफ्टवेयर है वो बिना टेस्ट के मार्केट में आज की डेट में चल रहे हैं? अब जब बग्स की बात हो ही रही है तो अगली न्यूज भी बग्स से रिलेटेड है। मीटियर करके एक कंपनी है, MITRE। अब इसका फुल फॉर्म क्या है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि गूगल सर्च करने पर भी मुझे इसके फुल फॉर्म नहीं मिला। इस कंपनी का नाम है attack.meteor.org, MITRE, attack.meteor.org। सो बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टॉप लेवल के बग्स का ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट अपने पास रखती है, जो ग्लोबल जो एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियोज में जो बग्स आते हैं उनके रिपोर्ट अपने पास रखती है। सो इन्होंने 2022 का अपने बग्स का रिपोर्ट, जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट डेंजरस इंपैक्टिंग सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स जो हैं या बग्स जो आते हैं, उसका जो है लिस्ट प्रीवियस 2 कैलेंडर ईयर से जो कॉमन आ रहे हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है और मोस्ट डेंजरस हैं, उन 25 बग्स का रिपोर्ट जो है वो रैंक वाइज इन्होंने जो है वो आपका पब्लिश किया है। उसमें इन्होंने 1 to लेकर के 25 प्रॉपर रैंकिंग दे रखी है और उसका रखा है नाम, जो रैंकिंग मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें दिया हुआ है CWE करके बग्स का नाम दिया हुआ है। जैसे सबसे नंबर 1 पर जो है वो CWE 787 आउट ऑफ बाउंड राइट। सो पहला बग जो है वो तो किसी हवाई जहाज की तरह लग रहा है कि CWE 787 हवाई जहाज है। सो उसका बग है आउट ऑफ बाउंड राइट। ये जो है ये बग है। अब आउट ऑफ बाउंड राइट एरर क्या है ये डिटेल में जो है आपको ये CWE.meteor.org के डेफिनेशन में आपको पता चल जाएगा। एक सेकेंड इसमें चले भी जाते हैं, मैं देख ही लेता हूं। और इसकी जो रैंकिंग दी हुई है, इसको स्कोर जो दिया हुआ है 65% स्कोर दिया हुआ है कि ये 65% स्कोर है। इसका की काउंट जो वनरेबिलिटी काउंट है दैट इज 62। सो ये नंबर 1 आउट ऑफ बाउंड्स राइट का जो एरर है ये नंबर 1 है। ये सॉफ्टवेयर राइट्स डेटा पास्ट द एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ इंटेंडेड बफर। सो ये कुछ बफर ओवरफ्लो टाइप का जो बग है, ये बग है, ये सबसे कॉमन बग है और ये नंबर 1 का बग है। इसके अलावा आपके इम्प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन का बग है और इम्प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन का बग है। भैया इनपुट वैलिडेशन तो प्रॉपर लोगों को करनी चाहिए। एक वैलिडेशन रिलेटेड वीडियो मेरे ख्याल से मैं बनाने की सोच रहा हूँ, इनफैक्ट बनाने की सोच कह रहा हूँ, आधा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, प्रॉब्ली जल्द ही बनाऊंगा ब्लेजराइज वैलिडेशन यूज करते हुए। इंग्लिश में होगा, जिसको भी देखना है देख सकता है मेरे चैनल पर। सो इस तरीके से 25 बग्स जो हैं वो इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं जो कि मोस्ट कॉमन है। इनपुट वैलिडेशन से ही मुझे पता चल गया। आउट ऑफ बाउंड रीड्स ये भी बहुत कॉमन है। C# में ये बग तब आता है जब आपके एरे में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं और आप एरे का नंबर दे देते हो। फॉर एग्जांपल किसी एरे में आपका आपने जो एरे का ऑब्जेक्ट जो है सीधे रीड करने की कोशिश की। मान लीजिए कि आप C और ब्रैकेट में एरे का नंबर मान लो 4 डालते हो, और जबकि जिस एरे आपने लिया है उस एरे में ऑब्जेक्ट्स जो है वो 2 ही हैं, तो उस केस में आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाता है। सो ये सबसे कॉमन एरर है, बहुत ही कॉमन एरर है, मैं बता रहा हूं। और ये इस तरह के 25 एरर्स की इन्होंने लिस्ट डाली है जो कि पिछले 2 साल 2020 और 2021 में सबसे ज्यादा कॉमन रहे हैं। तो 2022 में भी इनकी लिस्ट निकाली है मीटियर ने। लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना और कोशिश करना ऑफ कोर्स कि अपने कोड में ये वाले बग ना छोड़ो। तो ये थे इस हफ्ते के डेवलपर टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज। उम्मीद है आपको ये न्यूज आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। यदि आपको ये न्यूज आर्टिकल्स पसंद आए हैं और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।